हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वेलकम टू दिस डेमो सेशन ऑन जो हमने टॉपिक आज चुना है उसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। असल में जब आप क्लास 11 से वेक्टर पढ़कर आते हैं तो कहीं ना कहीं फिजिक्स में आपने वेक्टर्स पढ़ा होगा, एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ा होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ा होगा। तो शायद आप इस टॉपिक के साथ ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएं। और इस डेमो लेक्चर में भी मैं यही करना चाहता था कि कुछ ऐसा टॉपिक आपको दिया जाए जिससे आप रिलेट कर सकें, टोटली आपके लिए वो नया ना हो। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ही एक ऐसा टॉपिक है जिसके साथ आप डेफिनेटली काफ़ी हद तक रिलेट कर पाएंगे। तो इस डेमो लेक्चर से भी आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली सीखने को मिलेगा, बल्कि आपकी जो नॉलेज है क्लास 11th की वेक्टर्स में उसमें भी कुछ ना कुछ एड ऑन होने वाला है। तो चलिए आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की कार्यवाही। लेट अस बिगिन विद टुडेस प्रोसीडिंग्स। आइए देखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर पर, इसका मतलब क्या है? प्रोजेक्शन का मतलब होता है परछाई। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? परछाई, या फिर जिसे हम कहते हैं शैडो। तो प्रोजेक्शन मींस शैडो या फिर परछाई। यानी अगर मैं इसे कहूं तो यह भी कह सकता हूं इट इज नथिंग बट द परछाई ऑफ ए ऑन बी, द शैडो ऑफ ए ऑन बी। तो अगर मुझे ए की शैडो बी पर निकालनी है, क्या होगी? तो हम बोलते हैं वी आर फाइंडिंग आउट द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। मान लीजिए ये हमारा बी वेक्टर है, so दिस इज अवर बी वेक्टर एंड दिस इज अवर ए वेक्टर। ये बी वेक्टर और ये है ए वेक्टर है, ठीक है। ये हो गया हमारा बी वेक्टर और ये हो गया हमारा ए वेक्टर। मान लीजिए ये पॉइंट है ओ जहां ये दोनों मिल रहे हैं। अगर मैं यहां पर बी के परपेंडिकुलर एक टॉर्च रख दूं, कहीं पर भी एक टॉर्च रख देता हूं बी के परपेंडिकुलर, इफ आई प्लेस अ टॉर्च परपेंडिकुलर टू बी, तो उस टॉर्च से अलग अलग डायरेक्शंस में लाइट निकलेगी। हाँ सर, अलग अलग डायरेक्शन में लाइट निकलेगी। जैसे मान लो ये है लाइट रेज निकल रही हैं, तो यह लाइट रेज इस वेक्टर ए से हमेशा क्या हो जाएगी? ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। यानी कि यहां तक, इस पॉइंट तक देखा जाए, एम पॉइंट तक, यहां ए की शैडो बी पर आएगी। और फिर ये वाला जो हिस्सा होगा, इसके बाद वाला हिस्सा, इसके बाद वाला हिस्सा, ये सारा का सारा क्या होगा? इल्यूमिनेटेड होगा। यहां पर शैडो नहीं बनेगी, इस हिस्से में शैडो नहीं बनने वाली, इस हिस्से में आप पाएंगे कोई शैडो नहीं होगी। तो ये जो ओ एम है, जो शैडो है ए का बी पर, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर। यानी कि इस डायग्राम में अगर देखा जाए तो ओ एम क्या कहलाता है? ए का प्रोजेक्शन कहलाता है बी पर। सो दैट इज कॉल्ड एज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो हम यहां पर जो फाइंड करेंगे वो है प्रोजेक्शन की वैल्यू, यानी कि ओ एम की वैल्यू, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू ओ एम। अगर मैं ये ट्राइंगल देखूं, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं, आई कॉल दिस पॉइंट एज एन, इस पॉइंट को मैं एन कह देता हूं, इस एंगल को थीटा। तो इन ट्राइंगल ओ एम एन, अगर ट्राइंगल ओ एम एन देखा जाए तो कॉस थीटा कितना होगा? सर कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ बेस कितना है सर? बेस है ओ एम, और हाइपोटेन्यूज क्या है? लेंथ ऑफ ए। तो ओ एम का लेंथ कितना आ गया सर? ओ एम की वैल्यू क्या आ गई? मॉड ए कॉस थीटा। तो अगर मैं ये वैल्यू यहां रखूं तो ओ एम हो गया मॉड ए कॉस थीटा। लेकिन हमें मालूम है ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी, मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। यस सर, ये तो मालूम है हमें, ये हमने पढ़ा था। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई सर? कॉस थीटा की वैल्यू आ गई ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। अगर मैं इसको फर्स्ट कह दूं तो इसको उठाकर क्या करें? पुट इन वन, इसको फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज प्रोजेक्शन ऑफ ए on B will be nothing but mod A into mod A dot B, cos थीटा की वैल्यू रख रहे हैं, A dot B अपॉन mod A into mod B। mod A कैंसल आउट हो गया ऊपर नीचे, तो आपके पास क्या बच गया? इट इज नथिंग बट A dot B अपॉन mod of B. So that is projection of A
ऑन बी। तो ए का प्रोजेक्शन बी पर जो आया हमारे पास वो आ गया प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन जो था वो था मॉड ए कॉस थीटा, और वह हो गया ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। ये क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। इसको याद रखना काफी आसान है। अगर ए का प्रोजेक्शन बी पर निकालना है तो ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। ए का प्रोजेक्शन बी पर निकालना है तो बी के ऊपर ए का प्रोजेक्शन निकालना है तो बी के सर पर, बी के खोपड़ी के ऊपर आप ए डॉट बी को रख दीजिए। अगर आपको उल्टा करना है, अगर आपको बी का प्रोजेक्शन निकालना है ए पर, यानी कि बी की शेडो ए पर क्या बनेगी वो निकालनी है, तो क्या करेंगे? बी की शेडो ए पर बनी जो बनेगी वह निकालनी है, तो क्या करेंगे? ए की खोपड़ी के ऊपर यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसके ऊपर क्या रख देंगे? ए डॉट बी। इसी तरीके यानी कि याद रखना काफी आसान हो गया हमारे लिए। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर वो क्या हो जाएगा सर? वो हो जाएगा ए डॉट बी, और प्रोजेक्शन किस पर निकालना है? ए पर, तो ए की मैग्नीट्यूड की खोपड़ी के ऊपर ए डॉट बी रख दो। सो दैट इज इट। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब सिंपल सी बात है, याद रखना काफी आसान हो गया है। और अगर आप इसे ढंग से देखो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ए डॉट मॉड ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, यानी कि ए डॉट बी कैप, ए डॉट बी कैप। और अगर आप इसे चाहो तो लिख सकते हो बी डॉट ए अपॉन मॉड ए, क्योंकि आपको पता है ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होता है, तो आप चाहो तो इसे लिख सकते हो बी डॉट ए अपॉन मॉड ऑफ ए, यानी कि बी डॉट ए कैप। तो कहने का मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होगा? ए डॉट बी कैप। बी का प्रोजेक्शन ए पर क्या होगा? बी डॉट ए कैप। सिर्फ ये फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी यह भी मिलती है कि ए का प्रोजेक्शन बी पर बी के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बी की सिर्फ किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है? क्योंकि आपको पता है मॉड ऑफ ए डॉट बी जो होगा वो होगा मॉड ए कॉस थीटा। तो यहां पर कहीं बी का नाम आया? नहीं सर, यहां कहीं बी का नाम है ही नहीं, बी का कोई रोल है ही नहीं। यानी कहने का मतलब है ए का प्रोजेक्शन बी के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ बी की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए बी सिर्फ इतना सा वेक्टर है और ए यह वेक्टर है, ए इज दिस, तो आप लोग, कई लोग सोचेंगे कि प्रोजेक्शन कैसे मिलेगा सर इस केस में? इस केस में जो प्रोजेक्शन मिलेगा आपको, तो बी इज जस्ट दिस वेक्टर, ये वेक्टर बी है, ये पॉइंट होगा ओ, और अब की बार जो हमें प्रोजेक्शन मिलेगा वो प्रोजेक्शन हो जाएगा ये। तो प्रोजेक्शन आप ये ना सोचें कि वो हमेशा बी के लेंथ के से छोटा ही होगा, उसके लेंथ से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना, दोनों चीजें हो सकती हैं। जैसे यहां पर इस केस में ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये हो गया इस केस में प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन सिर्फ बी की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। It does not depend on the magnitude of B. B may be small, B may be big, but the projection of A along B vector will remain the same. यानी कल को अगर इस B का मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स हो जाए तो A का जो प्रोजेक्शन आएगा B पर वो हमने फाइंड किया। अब मान लो B का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स हो जाए, डायरेक्शन वही रहे, तो उस केस में जो प्रोजेक्शन आएगा अभी भी वही आएगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि वह सिर्फ बी की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, बी के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो बात यहां साफ साफ दिखाई देती है कि इसमें कहीं पर भी बी का नामो निशान नहीं है मॉड ए इंटू कॉस थीटा में। यहां कहीं पर भी बी नहीं आता, सिर्फ थीटा आता है। जो थीटा क्या है? ए और बी के बीच की डायरेक्शन, जो ए की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बी मेजर करता है वो है एंगल थीटा। तो यानी सिर्फ डायरेक्शन ऑफ बी मैटर्स इन द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। फिर एक इंपॉर्टेंट बात वो यह है कि प्रोजेक्शन में भी पॉजिटिव, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो।
प्रोजेक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो का मतलब क्या है? हम तो अभी तक ये सोच रहे थे कि प्रोजेक्शन का मतलब है शेडो की लेंथ। नहीं, प्रोजेक्शन का मतलब उससे कहीं ज्यादा है। असल में प्रोजेक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो तीनों आ सकता है, क्योंकि यहां अगर ध्यान से देखें, अगर कॉस थीटा, अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक हुई, 0 से लेकर 90 डिग्री तक हुई, तो उस केस में cos थीटा कैसा नंबर होगा? एक पॉजिटिव नंबर होगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो पॉजिटिव है ही, तो उस केस में प्रोजेक्शन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इस चीज को जरा ध्यान से समझना। यहां पर अगर मान लीजिए ये है वेक्टर बी और यह है हमारा ए वेक्टर, यह है हमारा ए वेक्टर, यह हमारा ए वेक्टर है, तो और यह जो एंगल है बीच में, सो दिस एंगल इज थीटा, यह एंगल है थीटा, और जो यहां थीटा है वो 0 से लेकर, वो कहां से कहां तक? 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में है। तो आप पाएंगे इस केस में जो प्रोजेक्शन आएगा, वो कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। वो कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस केस में प्रोजेक्शन होगा पॉजिटिव। असल में प्रोजेक्शन पॉजिटिव का मतलब यह है कि प्रोजेक्शन अगर पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब यह है कि जो शेडो है वो बी के अलोंग ही आती है, वो बी की डायरेक्शन के साथ, बी की डायरेक्शन के अलोंग अलाइंड होती है। दैट इज व्हाट वी मीन बाय पॉजिटिव प्रोजेक्शन। अगर प्रोजेक्शन कैसा आ जाए? अगर प्रोजेक्शन आ जाए नेगेटिव, नेगेटिव कब आएगा? फिर से देखो, यहां गौर से देखो, मॉड ए कॉस थीटा है या ए डॉट बी लिखा है, ए डॉट बी कैप लिखा है, तो ए डॉट बी कैप या फिर मॉड ए कॉस थीटा नेगेटिव कब होगा? डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव तभी हो सकता है जब दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल हो वो 90 से लेकर 180 के बीच में हो। यानी कहने का मतलब है कि अगर यह ए है, से दिस इज ए, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, हाँ, सपोज दिस इज ए एंड से दिस इज बी, तो इस केस में आपने यहां इस केस में देखा प्रोजेक्शन क्या होगा? इस केस में प्रोजेक्शन होगा ये, दिस विल बी द प्रोजेक्शन ओ एम, यह प्रोजेक्शन हो जाएगा। और इस केस में जो प्रोजेक्शन होगा वह प्रोजेक्शन होगा यह प्रोजेक्शन हो जाएगा, दिस विल बी ओ एम। लेकिन यह प्रोजेक्शन जो होगा यह अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बी होगा। तो इस केस में हम कहेंगे थीटा की जो वैल्यू है वो 90 से 180 के बीच में अगर होगी, देन प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर या प्रोजेक्शन कैसा होगा? इस केस में नेगेटिव होगा। तो प्रोजेक्शन कैन बी पॉजिटिव, प्रोजेक्शन कैन बी नेगेटिव। ये सिर्फ हमें इतना बताता है, मान लो हमने प्रोजेक्शन कैलकुलेट किया और प्रोजेक्शन की वैल्यू आ गई 5, इसका मतलब क्या है कि ए का जो शेडो है वो बी के अलोंग कितने लेंथ का है? 5 लेंथ का है और उसी की डायरेक्शन में है। और अगर हमारे पास प्रोजेक्शन की लेंथ आती है, प्रोजेक्शन आता है -5, तो हम कह सकते हैं कि ए का जो शेडो है उसका लेंथ 5 है और उसकी डायरेक्शन या उसका जो अलाइनमेंट है वो बी की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय अ नेगेटिव प्रोजेक्शन। वी कैन हैव अ प्रोजेक्शन ऑफ 0 आल्सो। सर 0 कैसे हो सकता है? 0 हो सकता है अगर ए बी के परपेंडिकुलर हो जाए, तो उस केस में आप पाएंगे दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, तो यहां पर O और M दोनों सेम ही पॉइंट हो जाएंगे, O इज इक्वल टू M। तो यहां इस केस में आप पाएंगे प्रोजेक्शन कितना हो गया? सर प्रोजेक्शन हो गया 0, और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो यानी कि अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, यहां पर यह थीटा कहां से कहां तक था? 90 से 180, और यहां ये थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो इस केस में प्रोजेक्शन 0 हो जाएगा। तो प्रोजेक्शन एक तरीके से परछाई हो गई, और प्रोजेक्शन पॉजिटिव होने का मतलब है कि परछाई की जो लेंथ है वो तो जो है सो है, उसकी डायरेक्शन ए के बी के अलोंग ही होगी। और अगर नेगेटिव आ जाता है प्रोजेक्शन, तो ए की शैडो का लेंथ तो हमें मिल ही गया, साथ साथ ये भी पता चल गया कि उसकी जो डायरेक्शन होगी वो बी के बिल्कुल अपोजिट होगी। ठीक है, तो 2 अहम बातें हमने इसमें सीखी। पहली चीज हमने क्या सीखी कि ए का प्रोजेक्शन बी पर जब अगर लेते हैं तो वह बी के लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसी तरीके से दूसरी चीज हमने ये सीखी कि प्रोजेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है अभी तक आपको प्रोजेक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। आप में से कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये प्रोजेक्शन क्या, ये तो कंपोनेंट ही है, ये प्रोजेक्शन
तो क्या सर ये तो कंपोनेंट ही तो ले रहे हो आप, ए का कंपोनेंट बी के अलोंग। बिल्कुल सही, ये हम जो प्रोजेक्शन है ये एक तरीके से कंपोनेंट है किसका, ए के बी के अलोंग। ये एक तरीके से क्या हो गया, उसका कंपोनेंट हो गया किसका, ए का बी के अलोंग। सो प्रोजेक्शन इज नथिंग बट इट इन अ वे इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ the projection is nothing but the component of A along B, ठीक है ना, component of A along B। तो अगर हम कहें component of A along B, component of A along B, component of A along B, ये स्केलर, ये असल में जो हम ले रहे हैं ना, ये क्या कहलाता है, स्केलर प्रोजेक्शन कहलाता है। स्केलर प्रोजेक्शन है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी इज इक्वल टू मॉड ए कॉस थीटा विच इज नथिंग बट ए डॉट बी कैप, ए डॉट बी कैप। सो आप इसे एक तरीके से कंपोनेंट भी कह सकते हैं किसका, ए का अलोंग बी। सर अभी तक जो हमने कंपोनेंट लिए हैं फिजिक्स में उसमें हमेशा एंगल एक्यूट था, तो वहां पर हमेशा आपके पास जो कंपोनेंट आता था वो हमेशा पॉजिटिव आता था। लेकिन अगर एंगल ऑब्ट्यूज हो जाए तो उसमें इस केस में कंपोनेंट नेगेटिव भी आ सकता है, जो सिर्फ आपको यह दिखाता है कि जो हमारा वेक्टर है, जो कंपोनेंट वेक्टर, जो कंपोनेंट है, जो कंपोनेंट वेक्टर है वो अपोजिटली डायरेक्टेड है किसके, बी के। ठीक है, तो यह तो हो गया कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, जिसको हम प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं। इसी तरह से प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो इन अहम बातों को पढ़ने के बाद आइए अब आगे देखते हैं। वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी एंड परपेंडिकुलर टू बी। देखिए ध्यान रखिए, जो अभी हमने पीछे पढ़ा वो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी था, बल्कि एक तरीके से उसका मैग्नीट्यूड था, एक तरीके से वह उसका क्या था, मैग्नीट्यूड था, विच may be positive or negative depending on whether it is in along the same direction as B or it is oppositely directed to B vector। अब अगर मुझे वेक्टर कंपोनेंट निकालना है, नाउ आई एम टॉकिंग ऑफ द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए। अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड हमने एक तरीके से फाइंड किया, अब हम क्या फाइंड करने वाले हैं कि ए का जो कंपोनेंट वेक्टर है बी के अलोंग वो क्या होगा, वह चीज हम यहां समझने वाले हैं। तो पहली चीज तो कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। मान लीजिए यह वेक्टर है ए वेक्टर, सो दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, ठीक है, और यहां से अगर आपने, ये क्या हुआ, ये ओ एम, ये प्रोजेक्शन हो गया ए का बी पर, और ये हमने यहां पर ए बी के परपेंडिकुलर बनाया, एक लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट की और यहां से ए से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया। तो यह मान लीजिए एन है। तो आप एक चीज खास बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर हम इस पैरेललोग्राम को देखें तो ये एक वेक्टर ओ एम और ये एक वेक्टर ओ एन। तो हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स के अलोंग इंक्लाइंड हों, साइड्स के अलोंग हों, तो जो उनके कॉमन पॉइंट से पास होने वाली डायगोनल होती है वह उन दोनों का रिजल्टेंट देती है। ये हमने पढ़ा है क्लास 11 में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। सो अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये जो डायगोनल होती है, सिर्फ दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, तो ये जो डायगोनल होती है दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यहाँ इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ए वेक्टर इस पैरेललोग्राम की साफ साफ हमें डायगोनल दिखाई दे रही है। तो ए वेक्टर जो होगा वो होगा ओ एम वेक्टर प्लस ओ एन वेक्टर, ओ एम वेक्टर प्लस ओ एन वेक्टर। यहां ओ एम और ओ एन को जोड़कर ए वेक्टर मिल रहा है, इसलिए इस ओ एम और ओ एन को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ ए। कंपोनेंट का मतलब होता है वह सारी चीजें जिनको जोड़कर कोई चीज बनाई जाती है, वह सारी चीजें उसकी क्या कहलाती हैं, कंपोनेंट कहलाती हैं। जैसे कि हमारे हाथ और हमारी टांगे हमारी क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि इन सब चीजों को जोड़कर हम बनते हैं, देयरफॉर दे आर आवर कंपोनेंट्स। तो इसी तरीके से किसी वेक्टर कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे वेक्टर्स जिनको जोड़कर ये गिवन वेक्टर मिल जाए, तो वह सारे वेक्टर्स जिनको जोड़कर ये गिवन वेक्टर मिल रहा है उनको कंपोनेंट्स बोलते हैं। कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं किसी वेक्टर के, इनफाइनाइटली मेनी। अ वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइटली मेनी कंपोनेंट्स।
कितने इन्फाइनेटली मैनी होते हैं। सर हमने तो फिजिक्स में सर सिर्फ 2 ही कंपोनेंट पढ़े, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़े, एक तो गिवन वेक्टर के अलॉन्ग, एक उसके परपेंडिकुलर। वैसे देखा जाए तो हमारे पास इन्फाइनेटली मेनी कंपोनेंट्स पॉसिबल हैं किसी भी वेक्टर के। क्यों? अगर आप चाहो तो किसी वेक्टर अल्फा को लिख सकते हो, मान लो आपने लिख दिया, मान लो ये a प्लस बी है, अब आप इसमें चाहो तो प्लस v1 एक वेक्टर लिख दो, फिर माइनस v1 लिख दो, तो ये क्या हुआ, ये भी इसके कंपोनेंट्स हो गए, क्योंकि इन सभी वेक्टर्स को जोड़कर वापस अल्फा ही मिल रहा है। जबकि अल्फा क्या है, a प्लस बी, लेकिन देखा जाए तो v1 भी उसका एक कंपोनेंट है, माइनस v1 भी उसका एक कंपोनेंट है। तो यू कैन हैव इनफाइनेटली मेनी कंपोनेंट्स। अगर आप चाहो तो इसमें फिर आगे क्या लिख दो, प्लस v2 माइनस v2, यहां v1 v2 कोई भी कैसी भी वेक्टर्स हैं, तो ये सब क्या हो गए, उसके कंपोनेंट्स हो गए। तो इस तरीके से देखा जाए तो किसी वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स हम लिख सकते हैं, इनफाइनेटली मेनी कंपोनेंट्स हम लिख सकते हैं। तो आई होप यह बात समझ में आ गई। तो यहां पर यह जो OM है और ON है, यह दोनों क्या हो गए, कंपोनेंट्स हो गए। लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है यह पैरेलल टू बी वेक्टर है। हाँ सर, बी वेक्टर के अलॉन्ग है, इसे हम ए पैरेलल कह देते हैं। और ये जो कंपोनेंट है यह परपेंडिकुलर टू ए है, इसे हम कह देते हैं ए परपेंडिकुलर। यानी कि ए वेक्टर इज नथिंग बट वेक्टर कंपोनेंट पैरेलल टू बी एंड प्लस द वेक्टर कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू बी। तो ए वेक्टर है ए पैरेलल प्लस ए परपेंडिकुलर, और हमारा मकसद है यहां पर इसी ए पैरेलल और ए परपेंडिकुलर को निकालना। तो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी एंड परपेंडिकुलर टू बी, यह हमें यहां फाइंड करना है। तो चलिए आइए फाइंड करते हैं। ए पैरेलल क्या होगा, ए पैरेलल होगा, ए पैरेलल वेक्टर विल बी नथिंग बट OM वेक्टर। हाँ सर, और OM वेक्टर को क्या लिख सकते हो, OM इंटू बी कैप, क्योंकि OM वेक्टर किसके अलॉन्ग है सर, बी के अलॉन्ग है। तो अगर ये बी के अलॉन्ग है तो इसे लिख सकते हैं OM इंटू बी कैप। एक तरीके से यहां जो OM है ये प्रोजेक्शन है ए का, किस पर, बी पर। तो प्रोजेक्शन हमने क्या लिखा था सर, ए का प्रोजेक्शन बी पर होता है मॉड ऑफ ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, क्योंकि बी पर प्रोजेक्शन है तो बी की खोपड़ी के ऊपर क्या रख दो, ए डॉट बी रख दो इंटू बी कैप। ध्यान रखें यहां ना डॉट आएगा ना क्रॉस आएगा, कुछ नहीं है, क्योंकि ये स्केलर है और ये वेक्टर है। स्केलर का वेक्टर के साथ ना तो डॉट होता है ना क्रॉस होता है, इट इज जस्ट रिटन स्केलर इनटू वेक्टर, बीच में कुछ नहीं लगाते। तो अगर आप चाहो तो इसे लिख सकते हो पैरेलल कंपोनेंट ऑफ ए, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए पैरेलल टू बी, दिस कैन बी रिटन एज ए डॉट बी कैप टाइम्स बी कैप, ये भी लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, अभी पीछे हमने इस क्वांटिटी को, इतनी वाली क्वांटिटी को हमने क्या लिखा था, बी कैप लिखा था, तो ये बी कैप लिख दिया, ए डॉट बी कैप टाइम्स बी कैप। सो दिस इज वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए along B, vector component of A along B. So this is the vector component of A along B. अब अगर मुझे A परपेंडिकुलर चाहिए, जो कि होगा A वेक्टर माइनस A पैरेलल, लिख सकते हैं A परपेंडिकुलर, बिल्कुल सर। So it will be A वेक्टर माइनस A डॉट B कैप टाइम्स B कैप, A dot B cap times B cap. So that will be the perpendicular component of A. That will be the vector component of A which is perpendicular to B. तो यहां से हमें समझ में आता है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ A along B क्या होगा और वेक्टर कंपोनेंट ऑफ A perpendicular to B क्या होगा। ये दोनों चीजें अच्छे से समझ में आ जाती हैं यहां से। यहां पर एक दो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वह डेफिनेटली ये सोच रहे होंगे सर यहाँ तो OM वेक्टर लिखा है तो यहाँ OM का मैग्नीट्यूड इनटू बी कैप आना चाहिए, लेकिन यहाँ OM का मैग्नीट्यूड नहीं बल्कि सिर्फ OM आया, यानी OM जो है वो प्रोजेक्शन है किसका, A का B पर। ध्यान से समझो ऐसा क्यों है। अगर हमारे पास प्रोजेक्शन पॉजिटिव आया, इसका मतलब जो हमारा ये OM वेक्टर होगा, जो OM होगा वो किसके अलॉन्ग होगा सर, B के अलॉन्ग ही होगा। तो उस केस में जो A का पैरेलल कंपोनेंट मिलेगा वो मिलेगा ये पॉजिटिव नंबर होगा इनटू बी कैप, बिल्कुल सही है। और अगर हमारा जो प्रोजेक्शन है वो नेगेटिव आया तो उस केस में क्या होगा, यह जो OM है वो इधर ना होकर इधर बनेगा।
यानी कि उसकी जो डायरेक्शन होगी वह बी कैप ना होकर माइनस बी कैप होगी, अपोजिट टू बी होगी। तो वो माइनस कहां है? वो माइनस ओ एम के अंदर छुपा हुआ है, क्योंकि ओ एम में बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्शन इज अलोंग बी और अपोजिट टू दैट ऑफ बी। अगर वो अलोंग बी हुआ तो ये पॉजिटिव होगा इनटू बी कैप, जो कि बिल्कुल सही है, इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। और अगर जो प्रोजेक्शन है वो नेगेटिव हुआ, यानी ए जो ओ एम आ रहा है वो इधर की साइड आ रहा है, तो उस केस में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस बी कैप से। तो वो माइनस कहां है? वो उस वक्त ओ एम के अंदर होगा। कहने का मतलब है ये हमारा बी वेक्टर, सपोज दिस इज अवर बी वेक्टर, और यह हमारा अगर ए वेक्टर हुआ, तो उस केस में जो हमारा ओ एम वेक्टर आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो उस केस में जब आप ओ एम वेक्टर लिखोगे, ओ एम वेक्टर लिखोगे, तो ओ एम वेक्टर जब आप लिखोगे, यहां लिखोगे ओ एम, और यहां पर आप ये ओ एन, दिस विल बी ओ एन, ये आप लिखोगे ओ एन, है ना? ये डायग्राम बनेगा उस केस में, ये ओ, ये है एन और ये है एम। तो इस केस में अगर आप फिर से लिखोगे, ये हमारा ए वेक्टर है, तो ओ एम प्लस ओ एन, फिर से लिखोगे ओ एम प्लस ओ एन इज इक्वल टू ए वेक्टर। लेकिन इस ओ एम में अब की बार किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सर इट इज अपोजिट टू बी, ये बी के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो बी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां एक तरीके से देखा जाए तो ओ एम क्या होना चाहिए? ओ एम का मैग्नीट्यूड इंटू माइनस बी कैप। तो हमने वहां मैग्नीट्यूड इसलिए नहीं लगाया, हमने वहां मॉडुलस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ओ एम पॉजिटिव होगा अगर जो प्रोजेक्शन है वो बी के अलोंग ही है, और ओ एम अपने आप में खुद नेगेटिव होगा अगर प्रोजेक्शन बी के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है ना? तो यानी कि यहां पर जो ओ एम है वह प्लस और माइनस दोनों का कहना चाहिए पूर्ति कर रहा है। अगर सिचुएशन ऐसी है तो अपने आप ये पॉजिटिव आएगा, और अगर सिचुएशन ऐसी है तो अपने आप ये नेगेटिव आ जाएगा। तो एक तरीके से इस केस में वो अपने आप बी कैप से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये है एक छोटी सी बात जो मैं आपको बताना चाहता था कि आप में से कई बच्चे डेफिनेटली ये सोच रहे होंगे कि यहाँ ओ एम का मैग्नीट्यूड आना चाहिए, तो हमने यहाँ मैग्नीट्यूड क्यों नहीं लगाया, वह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं इसको निचोड़ बताऊं आपको, तो यहां पर मैग्नीट्यूड ना लगाने का जो कारण है वह है कि अगर ए का जो कंपोनेंट है वो बी की डायरेक्शन में ही है, तो अपने आप ओ एम पॉजिटिव आएगा, और इंटू बी कैप करेंगे तो हमें ये वेक्टर ओ एम वेक्टर मिल जाएगा। लेकिन अगर ए का प्रोजेक्शन बी के अलोंग जो है वो अपोजिट टू बी है, तो हमें उस केस में मल्टीप्लाई करना पड़ता माइनस बी कैप से ओ एम वेक्टर बनाने के लिए। लेकिन अब वो माइनस ओ एम के अंदर ही छुपा हुआ है, क्योंकि जब ए का प्रोजेक्शन बी के अलोंग लेंगे ओ एम की फॉर्म में, तो वो ओ एम अपने आप कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो उस केस में वह जब बी कैप से मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली माइनस बी कैप बन जाएगा, यानी जो वेक्टर मिलेगा हमें अपोजिट डायरेक्शन में ही मिलेगा। यही कारण है हमने यहां पर ओ एम लिखा। बहुत बारीक सी बात है, समझ में आ जानी चाहिए। फिर एक दो बातें और आपके मन में उठ सकती हैं। तो जहां तक मैं सोच रहा हूं, आपके मन में जो शंकाएं हैं, जो मन में छोटे छोटे डाउट्स हैं, मैं उनको यहां क्लैरिफाई करता चलूं। कई बच्चे आप में से यह भी सोच रहे होंगे, सर आपने जब प्रोजेक्शन पॉजिटिव लिखा तो थीटा 0 से 90, ये बात तो समझ में आ गई कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो कॉस थीटा कैसा होगा? एक पॉजिटिव नंबर होगा, तो प्रोजेक्शन विल बी पॉजिटिव। लेकिन आपने यहां 0 पर इक्वल टू क्यों लगाया? क्योंकि अगर थीटा 0 हो गया तो ए बी के अलोंग ही आ जाएगा। ए और बी दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाएंगे? कंसाइड कर जाएंगे, ए बी के अलोंग ही लाई करने लगेगा। तो उस केस में जब ए का प्रोजेक्शन लेंगे बी पर, यानी शैडो लेंगे बी पर, तो वह क्या आएगी? ए के मॉड के बराबर ही आ जाएगी और पॉजिटिव होगी, यानी उस केस में प्रोजेक्शन आ जाएगा मॉड ऑफ ए। आई होप ये समझ में आ गया होगा मॉड ऑफ ए क्यों आ जाएगा प्रोजेक्शन, क्योंकि प्रोजेक्शन क्या था? मॉड ए कॉस थीटा, तो मॉड ए इंटू कॉस 0 होता है 1, तो प्रोजेक्शन आ गया मॉड ए। फिर इस केस में 180 पर आपने इक्वल टू क्यों लगाया सर? असल में क्या है, अगर यह एंगल 180 हुआ तो ए वेक्टर बिल्कुल इसके अपोजिट आ जाएगा। तो इस केस में जब प्रोजेक्शन लिखेंगे तो जो शैडो आएगी उसका लेंथ तो ए के बराबर ही आएगा,
लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट टू बी आएगी, यानी इस केस में जो प्रोजेक्शन आएगा वो आएगा माइनस मॉड ए, यानी इस केस में प्रोजेक्शन नेगेटिव आएगा जब थीटा कितना होगा, 180 डिग्री होगा. सो इफ थीटा इज 180 डिग्री देन द प्रोजेक्शन कम्स आउट टू बी नेगेटिव, and if theta is 0 then the projection comes out to be positive which is mod a. और इस केस में 180 पर माइनस mod a प्रोजेक्शन आएगा. तो ये छोटी छोटी बातें थी जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करती हैं, जो हम यहाँ आपको बताते हुए चल रहे हैं. जब हम ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे 12th क्लास में आने वाले दिनों में, तब आपको और भी अच्छा ज़्यादा मज़ा आने वाला है. आइए अब एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इफ द वेक्टर 6i minus 3j minus 6k is decomposed into two vectors parallel and perpendicular to this, then the vectors are. यानी इस वेक्टर को दो हिस्सों में बांटा गया, डिकम्पोज किया गया. एक हिस्सा वो जो दूसरे वेक्टर के अलोंग है. किसके अलोंग है, i प्लस जे प्लस के अलोंग है, और दूसरा हिस्सा जो उसके परपेंडिकुलर है. तो हमें बताना है वो डिकम्पोज्ड पार्ट्स क्या होंगे. तो देखा जाए हमें कंपोनेंट्स बताने हैं किस वेक्टर के, इस वेक्टर के, और वो जो कंपोनेंट्स होने चाहिए उसमें से एक कंपोनेंट किसके पैरेलल होना चाहिए, बी वेक्टर के, i प्लस जे प्लस के, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर. यानी कि जो अभी अभी हमने पढ़ा उसको यूज करने का समय आ गया. ए परपेंडिकुलर और ए पैरेलल. तो ए परपेंडिकुलर अगर हम देखें, ए परपेंडिकुलर, ए पैरेलल देखते हैं. ए पैरेलल विल बी ए डॉट बी कैप टाइम्स बी कैप. हाँ यहां आगे अगले पेज पर देखते हैं, एक मिनट. यहां पर ए डॉट बी कैप, तो ए पैरेलल लिख लेता हूं मैं यहां पर. इट विल बी ए डॉट बी कैप टाइम्स बी कैप. जरा देख लें अच्छे से. ए डॉट बी कैप टाइम्स बी कैप. तो ए डॉट बी कैप यानी कि 6i माइनस 3j माइनस 6k डॉट कैप कैसे लिखते हैं, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं. तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि √3 टाइम्स बी कैप. तो बी कैप क्या है, i प्लस जे प्लस के बाय √3. अब जब मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i वाले कंपोनेंट से, जे वाले से, और के वाले से मल्टीप्लाई होता है. क्योंकि i डॉट जे तो 0 हो जाता है, i डॉट के भी 0 हो जाता है, क्योंकि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है. तो -3 -6 अपॉन √3 इंटू i प्लस जे प्लस के अपॉन √3. ध्यान रखिएगा ये क्या है, ये प्रोजेक्शन है किसका, ए का बी पर. सो दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी. क्योंकि यहां पर आपको याद दिला दूं, यहां जो ये OM था ये प्रोजेक्शन है किसका, ए का बी पर. सो दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी. सो ये हो गया डॉट, ये हाँ सर 6 से 6 गया. सो दिस बिकम्स माइनस √3 टाइम्स i प्लस जे प्लस के अपॉन √3. आप अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं जो प्रोजेक्शन आया ये -√3 आया, नेगेटिव आया. यानी इसका मतलब है जो ए का कंपोनेंट होगा बी के अलोंग, वो बी के अलोंग नहीं बल्कि बी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एंटी पैरेलल होगा, उसके बिल्कुल अपोजिट होगा. सो दिस कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ i प्लस जे प्लस के. √3 से √3 कट गया. वैसे देखा जाए तो आंसर हमें मिल ही गया है, लेकिन यहां नन भी लिखा है तो इसलिए हो सकता है जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो ये ना हो. तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे मिलेगा, ए परपेंडिकुलर विल बी ए वेक्टर माइनस ए पैरेलल. ए वेक्टर माइनस ए पैरेलल, देख लीजिए ए परपेंडिकुलर इज ए वेक्टर माइनस ए पैरेलल. तो ए वेक्टर माइनस ए पैरेलल, अगर ए वेक्टर लिखा जाए तो 6i माइनस 3j माइनस 6k माइनस ऑफ i प्लस j प्लस k. सो दैट कम्स आउट टू बी 7i, और ये माइनस माइनस प्लस -2j और -5k. 7i minus 2j minus 5k. So Agra is the correct answer in this case. सिंपल सा प्रॉब्लम था, कंपोनेंट्स बताने थे ए के बी के अलोंग और परपेंडिकुलर टू बी.
अगर देखा जाए तो यहाँ अगर हम डायग्राम बनाएं, यहाँ डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, देखो ये बी और ये होगा हमारा ए, और जो हमारा कंपोनेंट आया बी के अलोंग, वो जो कंपोनेंट आया हमारा बी के अलोंग, वो कंपोनेंट कैसे होगा, दैट कंपोनेंट विल नॉट बी अलोंग बी बट इट विल बी अपोजिट टू बी, वो बी के बिल्कुल अपोजिट होगा। ये ए कंपोनेंट, तो देखो गौर से, ये एम होगा, ये ओ, ये एन और ये ए वेक्टर। तो यहाँ पर ये वाला जो कंपोनेंट है ओ एम, ये वाला जो वेक्टर है ना, ये वाला जो वेक्टर है वो वेक्टर अपने पास, ये वाला ओ एम, ये जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर जो है, ये हो गया हमारा ए पैरेलल, दिस इज ए पैरेलल। तो ये हमारा ए पैरेलल हो गया, और यह वाला जो कंपोनेंट है, ये है वाला, ये हमारा ए परपेंडिकुलर, और ये है हमारा बी वेक्टर। यानी इस केस में जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो बी के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। कौन सा, अलोंग बी वाला जो कंपोनेंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है बी की। तो आपको ये समझ में आना देना चाहिए कि ए पैरेलल प्लस ए परपेंडिकुलर विल बी ए वेक्टर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये प्रॉब्लम आया जेई मेंस 2023 फेब इवनिंग शिफ्ट में। और देखिए खुद वीडियो स्टॉप करके अगर आप ये खुद करें तो बहुत अच्छा होगा। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज दिस एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बी और सेम एज अ डायरेक्शन ऑफ बी, ये लिखा है। तो पहले हम प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालें। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी की अगर हम बात करें, यहां ए वेक्टर दे रखा है 5i माइनस जे माइनस 3k और 1 3 5, बी दे रखा है 1 3 और 5। हमें प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी हमें फाइंड करना है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी जो होगा वो होगा बी के मॉड के खोपड़ी के ऊपर ए डॉट बी रख दो, बी के मॉड के ऊपर। सो इट विल बी दिस, दैट विल बी, अब डॉट करोगे तो 5 इंटू 1, फिर -1 इंटू 3, फिर -15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये हो गया ऊपर तो -13, नीचे रूट 25 35 35। तो यानी प्रोजेक्शन क्या आ गया, -13 अपॉन 35। डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए along of A, डायरेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होगा, इज अपोजिट टू बी, इज अपोजिट टू बी। वो कैसे पता चल रहा है, नेगेटिव साइन से, क्योंकि प्रोजेक्शन कैसा आया, नेगेटिव आया। तो इसका मतलब जो हमारा वेक्टर कंपोनेंट है, जो ए का कंपोनेंट है बी के अलोंग, वो क्या होगा, वो जो होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा 13 अपॉन रूट 35, लेकिन उसकी डायरेक्शन बी के अपोजिट होगी। So direction of projection is opposite to that of B. So the correct answer in this case comes out to be Agra. Agra is the correct answer in this case. आइए एक प्रॉब्लम और देखते हैं। ये प्रॉब्लम आया है जेई मेंस 2022 27 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट में। क्या कहा गया है, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, ए क्रॉस बी दे रखा है। तो हमें प्रोजेक्शन ऑफ बी माइनस 2ए ऑन बी प्लस ए निकालना है। बी माइनस 2ए का प्रोजेक्शन बी प्लस ए पर निकालना है। तो पहले हमें बी माइनस 2ए चाहिए और बी प्लस ए भी चाहिए। अगर ए को गौर से देखा जाए तो उसमें दो अननोन हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा बीटा मिलेगा तब जाकर हमें ए मिलेगा, और जब ए मिलेगा तब बी माइनस 2ए मिलेगा और बी प्लस ए मिलेगा। तो हमें यह अननोन्स पहले फाइंड करने पड़ेंगे। उसके लिए हमारी मदद के लिए दे रखा ए क्रॉस बी। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं ए क्रॉस बी कैसे मिलता है, इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के, फिर आप ए का आई कंपोनेंट, फिर जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट लिखते हैं।
और फिर यहाँ 3 -5 और 4, और फिर आप इस डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं। तो जब आप ओपन करते हैं तो ये गया और ये गया, तो ये हो जाएगा i के साथ 4 - 4 + 5 बीटा i के साथ, फिर यहाँ ऊपर प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो j के साथ माइनस, और जब आप एक्सपैंड करेंगे इसके अलॉन्ग तो इस लाइन को यहाँ से हटाकर यहाँ लगा देंगे। हाँ सर, तो इसमें क्या बचेगा सर, 4 अल्फा -3 बीटा, 4 अल्फा -3 बीटा, और k के साथ आएगा +k इनटू, सर ये लाइन अब यहाँ से हटाकर यहाँ लगा देंगे, ये गया और ये गया, तो बचा -5 अल्फा -3, ये हो गया। ये हमारे पास A क्रॉस B आ गया। बट A क्रॉस B हमें गिवन क्या है, बट A क्रॉस B इज गिवन टू बी -i + 9j + 12k। तो A क्रॉस B और यह भी A क्रॉस B है, तो डेफिनेटली दोनों इक्वल होने चाहिए। इक्वल कब होंगे दो वेक्टर, जब उनके i के कंपोनेंट्स, x कंपोनेंट्स, y कंपोनेंट्स और j कंपोनेंट्स, सॉरी z कंपोनेंट्स बराबर हों, यानी i के कोफिशिएंट सेम हो, j के कोफिशिएंट सेम हो और k के कोफिशिएंट्स सेम हो। तो 4 अल्फा 4 + 5 बीटा यह बराबर होना चाहिए 1 के, -1 के, और दूसरा -5 अल्फा -3 बराबर होना चाहिए -12 के। तो यहां से हमें सीधा सीधा बीटा मिल जाएगा, बीटा आ गया -1 और अल्फा आ गया, देखो अल्फा आ जाएगा -5 अल्फा और -3, और ये +12 है, +12 ना कि -12, तो +12, तो ये हो गया 15 -3 आ गया अल्फा। अब आपको चेक करना है कि वैल्यू ठीक है कि नहीं, तो आप एक काम और करो, जे का जो कंपोनेंट है जे वैल्यू -4 अल्फा + 3 बीटा, माइनस के साथ -4 अल्फा + 3 बीटा, यह बराबर 9 आना चाहिए। जरा देखो अल्फा को अगर तुम -3 रखो तो हो जाएगा +12 और -3 सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब जो हमने अल्फा बीटा निकाला सही है, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो अल्फा बीटा निकालने के बाद अब मेरे पास ए वेक्टर बन गया -3i + j और -k, और बी वेक्टर बन गया बेटा 3i -5j + 4k। तो अगर मैं यहां a + b करूं, a + b या b + a जो कह रखा है, a + b b + a बात एक ही है, तो यह आ जाएगा -4j और +3k। इट इज दिस इज b + a -4j + 3k। और अगर हम b - 2a की बात करें, b - 2a, तो 3i -5j + 4k -2 टाइम्स -3i + j -k, तो दिस विल बी 3 2 6 और 3 9i -7j और +6k। इस वेक्टर को मैं बोल देता हूं v1, इसको बोल देता हूं v2, ये v2। अब हमें क्या करना है, प्रोजेक्शन ऑफ v2 ऑन v1 निकालना है। सो प्रोजेक्शन ऑफ v2 ऑन v1 वेक्टर, तो कैसे मिलेगा सर, v1 के मैग्नीट्यूड के ऊपर v1 डॉट v2 रख दो, तो v1 वेक्टर कितना है सर, v1 है -4j + 3k, -4j + 3k डॉट 9i -7j -6k, देखो +6k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v1,
अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो है माइनस का 36, नहीं जे वाला मल्टीप्लाई होगा जे वाले से, आई वाले के लिए यहाँ 0 आई है ना, आई वाले के लिए यहाँ 0 आई है, और इसी तरह से के वाला मल्टीप्लाई होगा के से, तो दिस विल बी -28 प्लस 18, -28 नहीं +28 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 46/5। आई कंपोनेंट एक तरीके से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया है 0 आई से। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये आई वाला कहाँ गया, तो ये 0 आई से मल्टीप्लाई हुआ, तो 0 आई से मल्टीप्लाई हुआ तो वो 0 हो गया, तो ये आया 46/5, यानी कि प्रोजेक्शन कैसा आया 46/5 पॉजिटिव, यानी कि अगर मैं इसका प्रोजेक्शन इस पर लेता हूं तो वो इसी के अलोंग आता है, इसके अपोजिट नहीं आता, जो कि पॉजिटिव साइन से पता चल रहा है। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इन दिस केस इज दिल्ली, IIT दिल्ली इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। तो बस इतना ही रखेंगे आज के लिए। आई होप आपको यह है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर नामक जो चीज है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, वेक्टर कंपोनेंट समझ में आएगा, किसी वेक्टर के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर कैसे लिखते हैं। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जल्द मिलते हैं क्लास में, और क्लास में हम एक एक बारीक से बारीक चीज, बहुत एक से एक चीज, जो भी बारीक चीजें होती हैं वो बहुत गहनता से, बहुत गहराई से हम आपको बताते हैं, ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ध्यान रखिए, IIT JEE क्वालिफाई करने का मतलब है आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी क्लैरिटी टू द डीपेस्ट लेवल होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको उन कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी डीपेस्ट लेवल तक होगी तभी आप उन कॉन्सेप्ट्स को यूज कर पाएंगे क्वेश्चंस में। तो बहुत जल्द मिलेंगे आपसे क्लास में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, फिर मिलते हैं।